हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। जैसा आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं पीएफ एग्जाम की, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल एक ब्रांड न्यू सब्जेक्ट के साथ, दैट इज सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें लेबर लॉ से काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। लेबर लॉ एज आई टोल्ड यू बहुत ज्यादा, उसमें 17 के अराउंड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी में आपको अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन ही आपसे लास्ट टाइम पूछे गए थे। तो आपको ध्यान है रखना है कि कितने आपको इसमें प्रिपरेशन रखनी है। उसके अलावा अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, इसमें हम लोग दो चीजों से इसमें कवर करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले इसमें हम लोग टॉपिक कवर करते हैं दैट इज थ्योरी, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो चीज कवर करते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें कवर करते हैं एक्ट्स को, एंड उसी के साथ जो स्कीम्स बनाई जाती हैं उनको कवर करते हैं। थियोरी में देखो, अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफी सारे अलग अलग लोग थे, या बहुत सारे जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, जो अपने अपने लेवल पे अलग अलग टाइम पर कोई ना कोई डेफिनेशन दे देते हैं। या इसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, या कौन से एक्टिविस्ट्स जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या क्या इसमें एडिशंस की हैं, इसका पूरा जर्नी क्या रहा है, ये चीजें हम लोग थ्योरी में कवर करते हैं। उसके अलावा अगर एक्ट्स और स्कीम्स की बात करूं, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हमेशा हमारे लेबर लॉ के बाद ही पढ़ना चाहिए। लेबर लॉ से हमारे, अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूँ सोशल सिक्योरिटी की, तो इसमें जितने भी एक्ट्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी अपने लेबर लॉ में कवर कर चुके हैं, इसीलिए लेबर लॉ पहले करो, क्योंकि इट इज अ बिग सब्जेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। सोशल सिक्योरिटी में उसका कुछ परसेंट जो है हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि लेबर लॉ में हमने पूरे टॉपिक कवर क्या की है कि जितने भी लेबर लोग हैं या उनके लो क्लास में जितने भी लोग हैं, उसमें सब तरीके से उन्हें सपोर्ट मिले, लेकिन वहां पे वो हर लेवल के लेबर्स को इन्वॉल्व करता है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी में ज्यादातर ये उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करता है जो बिलो पावर्टी लाइन है, ठीक है, जिसको बीपीएल भी बोलते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा एक्ट्स एंड स्कीम, इसमें हम लोग दो सेक्टर्स को पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इनके लिए अलग से एक्ट्स बनाई गई हैं, दोनों सेक्टर्स के लिए अलग से स्कीम्स बनाई गई हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल दो या तीन पार्ट्स में हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बेस आपको बनाना है। स्टार्ट करेंगे इसी नोट के साथ, इससे थोड़ा आपको ब्रीफिंग हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर क्या है। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी देखो, कहीं ना कहीं लेबर लॉ में हमने ये टर्म ऑलरेडी सुन रखा है। सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक, और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना, समाज को सुरक्षा प्रदान करना, ये होता है सोशल सिक्योरिटी। इंट्रोडक्शन देखो ढंग से यहाँ पर उसने क्या दिया है कि सोशल सिक्योरिटी क्या है, एक प्रोटेक्शन है दैट अ सोसाइटी प्रोवाइड्स टू इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स टू एंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर and guarantee to income security, particularly in case of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss, और maternity और loss of a breadwinner। breadwinner है जिसको हम लोग बोलते हैं bread earner, वो इंसान, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे घर में 5 लोग हैं, लेकिन जो ब्रेड अर्नर कौन सा है, यूजुअली जो घर में फादर होता है या एक नॉर्मल इंसान में जो मेल पर्सन होता है वो ब्रेड अर्नर होता है। तो ब्रेड विनर का वही मतलब है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी में देखो इतना सा टर्म है, इतना सा एक पैराग्राफ है, लेकिन इसने पूरे सोशल सिक्योरिटी का एक क्रक्स आपको बता दिया है कि काइंड ऑफ एक प्रोटेक्शन है जो सोसाइटी को दिया जाता है, जिसमें वो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड सबको इंक्लूड करता है। उनको इनकम, एक काइंड ऑफ इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अगर कोई ओल्ड एज में है तो उनको पेंशन प्रोवाइड करता है, मटर्निटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एंड अगर इन केस आपका कोई लॉस ऑफ ब्रेड विनर है तो इन दैट केस ऑल्सो ये आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हमने सुन रखी हैं, काफी सारे लेबर लॉ में कवर भी कर ली हैं, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा वो बोल रहा है आपसे कि सोशल सिक्योरिटी क्या है, एक हैज अ पावरफुल इम्पैक्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। सोशल सिक्योरिटी का एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत शक्तिशाली प्रभाव है उसका हर एक सेक्टर पे, हर एक लेवल ऑफ, आप जो भी सोसाइटी में आपका लेवल है, हर किसी को ये कवर करता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्कीम सुनी थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हर किसी का बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। इनफैक्ट ये नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों ने बनवाया था जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे या जिनका ज्यादा बैंकिंग से एक्सेस नहीं है, उसके अलावा जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे या अपर मिडिल क्लास के लोग थे, उन सब ने भी इस योजना के थ्रू जो है अपने लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया ही था। क्योंकि इसमें क्या था कि जब आपको सिर्फ जीरो, जो आपका बैलेंस अकाउंट रहेगा वो जीरो से ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको एक मिनिमम वो लेवल मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी अगर स्कीम आती है जिसके अंडर आप एक काइंड ऑफ बोलते हैं ना बेनिफिटर के तौर पर आप आते हो, तो आपको जो भी पैसा होगा क्योंकि वो कनेक्टेड होगा इस स्कीम के थ्रू, तो आपको सारा का सारा पैसा जो है आपके अकाउंट में सीधा सीधा चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या है
कि दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन के सिर्फ तभी आप पे ये चीज एप्लीकेबल होगी। आपका कोई भी लेवल ऑफ सोसाइटी में है, सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली जो है उसका इम्पैक्ट है हर लेवल ऑफ सोसाइटी पे। उसके बाद इट प्रोवाइड्स वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज विद एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ इनकम। तो बेसिकली आपको एक काइंड ऑफ अगेन वो प्रोटेक्शन है जो वर्कर को दी जाती है एंड ऑल्सो उसकी फैमिलीज को भी दी जाती है ताकि वो हेल्थ केयर अच्छे से एक्सेस कर सके। ऑल्सो इन केस ऑफ लॉस ऑफ इनकम वो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवा सके। अब जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन है, अब इसमें क्या है, आप काफी सारे लोगों की इनकम चली गई है, तो इन्होंने क्या किया था, हमने पीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू में किया था कि पीएफ की उन्होंने लेवल घटा दी थी कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको कम कर दिया था। तो इससे क्या है, कुछ ना कुछ वो कोशिश करते रहते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी तरीके की चीज से, चाहे वो इनकम लेवल में लॉस हो, चाहे वो हेल्थ वेयर लेवल से हो, किसी भी तरीके से हो। उसके बाद देखो, इट प्रोवाइड्स ओल्डर पीपल विद इनकम सिक्योरिटी इन देयर रिटायरमेंट ईयर्स। तो ये रिटायरमेंट ईयर्स में जितने भी ओल्ड एज लोग होते हैं उनको एक काइंड ऑफ इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन अ फॉर्म ऑफ पेंशन। तो वो जो स्कीम्स करेंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एंटरप्राइजेज सोशल सिक्योरिटी हेल्प्स मेंटेन स्टेबल लेबर रिलेशंस एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। क्योंकि देखो एम्प्लॉयर्स जो है, मतलब मैं सबका इंक्लूड नहीं करूंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स जो हैं वो यही देखते हैं कि जी हमारा काम होना चाहिए है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि अगर कोई भी चीज सरकार इम्पोज करती है तो एम्प्लॉयर्स या एंटरप्राइजेस के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो जब वो इस तरीके की कोई स्कीम्स अपने एंटरप्राइजेस में अप्लाई करती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका रिलेशन है विद योर लेबर वो ऑटोमेटिकली एक स्टेबल हो जाता है एंड आपको जो फिर अगर आपका लेबर खुश है तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका काम है वो भी ज्यादा प्रोडक्टिव वे से और ज्यादा एफिशिएंट वे से करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1951 contains all the ingredients obliging the state to move towards realization of socio-economic rights under Article 41, 42, 43 and 47। क्या है ये आर्टिकल्स? वैसे तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अपने पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, लेकिन अगेन इसको हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है 1951 वाला, 1951 का जो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हमने एक पॉलिटी में टर्म सुनते हैं जब हम आर्टिकल्स कर रहे होते हैं, दैट इज डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे, उसमें आर्टिकल जो है आपके अप्रोक्सीमेटली जो है आपके 10 से 15 उसमें इंक्लूड करते हैं। अराउंड 36 से 51 आर्टिकल जो है डीपीएसपी में ही कवर होता है। ठीक है, अब इसमें वो क्या बोलता है कि किन किन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। डीपीएसपी में वो क्या करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट के लेवल से कि स्टेट को क्या क्या चीजें जो है अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, दैट इज डीपीएसपी। तो 41, 42, 43, 47 जैसे मैंने आपसे कहा कि 36 से 51 जो है आपका डीपीएसपी में है, तो यू कैन इमेजिन कि सारे के सारे जो हैं उसी पर्टिकुलर आर्टिकल में ही जो है कवर करता है। उसके बाद देखो, दी वर्क फोर्स इन इंडिया इज ऑफ 2 टाइप्स। मैंने जैसे आपसे कहा कि जो हमारी वर्क फोर्स है या हमारे जो सेक्टर्स हैं मेनली वो 2 तरीके के हैं, ऑर्गेनाइज्ड है एंड अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड देखो समझ में आता है, संगठित है असंगठित है, लेटर इसको भी पढ़ लेंगे इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर मैं ब्रॉड टर्म्स में बात करूं, हमारा अप्रोक्सीमेटली जो 92%, 93% जो है वर्कर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है। मतलब उनमें किसी भी तरीके की, हम लोग कहते हैं ना कि कोई प्रॉपर फॉर्मल रूल्स उन पे अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है। उसके अलावा अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% जो हमारा सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है। अब देखो हमारे जितने भी लेबर लॉज लग जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे ही लग रहे होते थे, लेकिन अब क्या है, इन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी कवर किया है। उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई है जिसके हम लोग यूजुअली कहते हैं ना, महात्मा गांधी देन आगे एक स्कीम का नाम, इंदिरा गांधी आगे स्कीम का नाम। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए ही मेनली स्कीम्स बनाई गई थी। उसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर में ही 51.4% वर्कफोर्स जो है इन्वॉल्व है। हम लोग हमेशा इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं यार कि हमारा जो मेनली जो लोग वर्कफोर्स इन्वॉल्व है वो एग्रीकल्चर में है। लेकिन अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ, इकोनॉमिक वैल्यू से बात करूँ, तो जो हमारा मेन पैसा है वो हमारा दूसरे सेक्टर से आता है। जब हमारा जो प्रोडक्शन वाला सेक्टर है या हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला है, जो हमारा रिटेल वाला है, इनसे हमारा पैसा का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होता है। ऑल्दो वर्कफोर्स कहाँ इन्वॉल्व ज्यादा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा है। हमेशा इकोनॉमिक्स में हम लोग यही टर्म्स पढ़ते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है सोशल सिक्योरिटी का, देखो बेनिफिट्स जो है सोशल सिक्योरिटी के थ्रू ये हमें 3 तरीके से मिल सकते हैं या 3 तरीके से मिलते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि बेनिफिट्स जो है सोशल सिक्योरिटी के आर प्रोवाइडेड टू द पीपल
इन 3 मेजर वेज, इन्हें 3 तरीके से जो है प्रोवाइड किया जाता है, विच इंक्लूड्स सोशल असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो, पब्लिक सर्विस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हमारी बेसिक मेडिकल सर्विसेज हो या फैसिलिटीज हो, साफ पानी, सैनिटेशन, पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन या शेल्टर हाउसेज फॉर पुअर पीपल, मेडिसिन एट चीपर रेट, ये सारी पब्लिक सर्विसेज की चीज है जो बिल्कुल बेसिक है, हर किसी के लिए बिल्कुल ओपन है, तो यही यहाँ पे वो इंक्लूड करता है। तो पब्लिक सर्विसेज इंक्लूड प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल सर्विस हो, साफ पानी हो, सैनिटेशन हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो पब्लिक लेवल पे, पुअर लोगों के लिए शेल्टर हाउसेज हो, या फिर चीपर रेट्स पे मेडिसिन हो। पब्लिक सर्विस सबके लिए ओपन है। उसके बाद सोशल असिस्टेंस। सोशल का मतलब सामाजिक, असिस्टेंस का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं, कोई सहायता दे रहे हैं। तो एक डिवाइस है जो कि स्टेट ने बनाई है, ऑर्गेनाइज की है, बाय प्रोवाइडिंग कैश असिस्टेंस, मेडिकल रिलीफ एक्सेट्रा टू सच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु कैन नॉट गेट देम फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। वो सारे बेनिफिट्स जो हम लोग एक नॉर्मल इंसान के तौर पे कहते हैं, जो वो खुद से अपने लिए नहीं कर सकता है, तो इस तरीके के असिस्टेंस जो है हम लोग सोशल असिस्टेंस के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कैश असिस्टेंस, कोई मेडिकल रिलीफ है, वो मेंबर ऑफ सोसाइटी जो खुद से उन चीजों को प्रोक्योर नहीं कर सकता है। इट इज फाइनेंस्ड फुली फ्रॉम द स्टेट रिसोर्सेज, जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं कंप्लीटली उन्हीं के थ्रू जो है इनको फाइनेंस किया जाता है। एंड बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बेनिफिट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कवर मेजर्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस, ओल्ड एज असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे टॉपिक्स को ये लोग कवर करते हैं। उसके बाद देखो सोशल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बीमा। ठीक है, हम सबको पता है, हम लोग बहुत टाइम टू टाइम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ भी चुके काफ़ी बार। तो सोशल इंश्योरेंस क्या है? एक मेजर है जो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस टू दोज पीपल हु डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज इन केस ऑफ लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू कंटिजेंसीज इन देयर वर्क लाइफ। तो बेसिकली काइंड ऑफ बीमा है ये, जो उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कि वो खुद को मदद कर सके इन केस उनके पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉस ऑफ इनकम हो जाए। ठीक है, या उनके किसी भी कारण से उनके किसी भी वर्क लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, कंटिजेंसीज हैं, वो उनके पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है कि वो लेटर ऑन खुद को या अपनी फैमिली को संभाल सके। तो उन तरीकों के जो कैटेगरी में लोग आते हैं उनके लिए सोशल इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है। This maintains the standard of life of workers up to a subsistence level. Subsistence का मतलब होता है एक जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए एक मिनिमम लेवल जो आपको चाहिए ही चाहिए है, उतने लेवल का आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेन जो है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन करके रख सके। इसीलिए जो है सोशल इंश्योरेंस आपको मदद करता है। एंड द बेनिफिट्स आर पेड टू देम एज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि ये उनका अधिकार है, लाभ का अधिकार है, इस तौर पर जो है उनको ये दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, नाउ द पॉइंट इज कि हमने सोशल सिक्योरिटी का मतलब जो है इधर उधर के तौर पे कर लिया है, जी सोशल सिक्योरिटी में मदद करते हैं, प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, ये सारी बातें कर ली। लेकिन अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि एट लास्ट जो हमने ब्रीफिंग देख ली है, अगर मैं सम अप करूँ इसका फुल डेफिनेशन पूरी तरीके से क्या है, तो यहाँ पे देख लो एक बार। तो सोशल सिक्योरिटी क्या है? एनी ऑफ द मेजर्स एस्टैब्लिश बाय द लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ऐसे हवा की बातें नहीं है, लेजिस्लेशन ने इसको इस्टेब्लिश किया है। हमेशा बोलती हूँ कि जैसे ही बात आ जाती है ना सरकार की, जैसे ही बात आ जाती है लेजिस्लेशन की, तो ये आपके ऊपर बाधित हो जाता है, आपको जो है आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, दैट यू हैव टू फॉलो इट। जब तक आपके ऊपर कोई चीज पूरी तरीके से बाधित नहीं कर दी जाती है, या आपको पूरी तरीके से आपको उसको बाइंड नहीं कर दिया जाता है, यूजुअली हम लोग उस चीज को फॉलो ही नहीं करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो मेजर्स हैं जो लेजिस्लेशन ने फ्रेम आउट किए, एस्टैब्लिश किए हैं, ताकि हम लोग जो एक मेंटेन कर सके इंडिविजुअल या फैमिली इनकम, और टू प्रोवाइड इनकम व्हेन सम और ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम आर डिस्ट्रप्टेड और टर्मिनेटेड, और व्हेन एक्सेप्शनली हेवी एक्सपेंडिचर्स हैव टू बी इनकर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई हेल्थ केयर की इशू है, क्योंकि देखो हमें ऐसा मोटा खर्चा कब करने की जरूरत पड़ती है? जब हम मेडिकली तरीके से परेशान होते हैं। नहीं तो मोर और लेस अगर हमें पता है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कम है, या मेरे पास जो पैसा है वो कम है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी लग्जूरियस चीज़ों को ध्यान ही नहीं दूंगी। मैं ये कोशिश करूंगी कि मेरी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि एक्सेप्शनली हेवी एक्सपेंडिचर, तो डेफिनेटली कोई इमरजेंसी होगी तभी मेरे पास ऐसा मोटे तौर पे खर्चा कोई आएगा।
उसके अलावा वो ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ या उनका सारा का सारा सोर्स ऑफ इनकम जो है रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, या उनके ऊपर कोई एक्सेप्शनली हेवी एक्सपेंडिचर लग जाता है जो उनको इनकर करना है। अब हेवी एक्सपेंडिचर से मतलब क्या है? इन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन और पेइंग फॉर हेल्थ केयर। ठीक है, तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी में क्या है? वो सारे के सारे मेजर्स जो इन तरीके के लोगों पे लगते हैं। सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू पर्सन फेस्ड विद सिकनेस, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉप फेलियर, लॉस ऑफ मैरिटल पार्टनर, maternity, responsibility for the care of young children और retirement from work। तो बेसिकली ये कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। उन्होंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से, जैसे उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर अगर आपके पास कोई मैरिटल पार्टनर का लॉस हो गया है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है इसमें कवर करता है। ठीक है, उसके बाद देखो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में भी प्रोवाइडेड इन कैश और काइंड। हमेशा मैंने बोला है कि जरूरी नहीं कि कैश फॉर्म में ही मिलेगा, कि काइंड फॉर्म में भी मिल सकता है। काइंड एज इन की जरूरी नहीं कि आपको नकद में ही मिले, उस अलग तरीकों से भी मिल सकता है जिससे जो है आपका किसी भी तरीके से जो भी दिक्कत है वो इवेंचुअली फुलफिल हो जाए। ठीक है, चाहे वो आपको बिल्कुल लो रेट पे आपको खाना प्रोवाइड कराना हो या किसी भी तरीके से हो, जरूरी नहीं कि कैश फॉर्म में ही हो। सिर्फ आपको खाना प्रोवाइड करा देना, या जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि वो पेंडेमिक में क्या कर रहे थे, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया हुआ था जिससे क्या था, फोन कर सकते थे, उन्हें बता सकते थे जी हमें ना यहाँ पर कोरोना पेशेंट था हमारे यहाँ पे, एंड अब हम चाहते हैं कि आप हमारा एरिया भी सैनिटाइज करवा दो। ठीक है, या फिर दूसरी चीज क्या कर रहे थे, हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आप कह सकते थे जी हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, बाहर तो ऑफकोर्स हम जा ही नहीं सकते थे, तो खाना भी प्रोवाइड उस हेल्पलाइन के थ्रू ही हो रहा था। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेनिफिट्स कैश फॉर्म में ही हो, वो काइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो काइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि अदर देन कैश। उसके बाद देखो कैश के कैश, अगर अदर देन कैश है तो क्या क्या मतलब है? कोई मेडिकल नीड है आपकी, रिहैबिलिटेशन है आपको, मतलब इसके लिए पुनर्वास है आपका, डोमेस्टिक हेल्प चाहिए है ड्यूरिंग इलनेस एट होम, लीगल एड या फ्यूनरल एक्सपेंसेस है। तो सारे के सारे पॉइंट्स को ये कवर करता है। इट एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि आपके एक सुविधा के रूप में कार्य कर रहा है, आपको जो है मदद कर रहा है। इन शॉर्ट, इट हेल्प्स पीपल टू प्लान देयर ओन फ्यूचर थ्रू इंश्योरेंस एंड असिस्टेंस। तो आपको फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है, आपको मदद करता है, असिस्ट करता है कि देखो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज भी अब प्रोवाइड होने लग गई हैं, जहाँ पे आपके पास कॉल सेंटर्स के नंबर होते हैं, आपके पास हेल्प डेस्क के नंबर्स होते हैं, जहाँ पे आप हर तरीके की मदद ले सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था। तो जर्मनी जो है देखो सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला कंट्री है। अब ये क्वेश्चन एज इट इज भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पहला कंट्री कौन सा था जिसने सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इम्पोज किया था। 1883 की बात है, बहुत ही पुरानी बात है ये, एंड जर्मनी जो है वो फर्स्ट कंट्री था। उसके अलावा ईच मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड, मतलब चाहे वो ब्लैक स्मिथ हो, मतलब जो आपको लोहार है, पेंटर हो, वीवर्स हो एक्सेट्रा। वीवर कौन होता है? जो आपके बुनकर होते हैं। इन सबको जो है वॉज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो आप किसी भी अगर ट्रेड में इन्वॉल्व हो तो आपको जो है एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता था। मनी फ्रॉम दिस फंड वॉज यूज्ड फॉर फूड, लॉजिंग, हॉस्पिटल, फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ एज्ड एंड डिसेबल्ड मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इससे एक फंड क्रिएट हो गया, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे आप कोई चीज कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद ही प्रॉपर फंड बन चुका होगा। एंड उस फंड में जो भी पैसा था उसको लोग किसके लिए यूज कर रहे थे? खाने के लिए यूज कर रहे थे, आवास के लिए यूज कर रहे थे, अस्पताल के खर्चों के लिए यूज कर रहे थे, एंड अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए भी यूज कर रहे थे। उसके बाद यूएसए में, ये बाद में आया है 1935, सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आया था यूएसए में। ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई है, पुरानी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हम लोग बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की इन कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल मैंने हमेशा बताया है आपको, पहले क्या होता था कि वो कॉलोनीज क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, कि जी ये वाली कॉलोनी इसको डिपिक्ट करती है, ये वाली कॉलोनी इस चीज को डिपिक्ट कर रही है। तो कॉलोनियल पीरियड में सोशल सिक्योरिटी का क्या सिनेरियो था वो यहाँ पे उन्होंने बताया है। देखो उन्होंने पूरा वर्ल्ड वॉर 1 से, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन बता दिया है पूरा। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ colonial India before the World War I, the colonial government started sensing the necessity to have a social security benefits to working class or working population when the factory system started growing with the establishment of cotton mills in Bombay in 1851 and jute mills in Bengal in 1855.
तो देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा और इंडिया की ब्रीफिंग में मिल जाएगी एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से मेंशन कर लेना, इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से इसको याद कर लेना, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि थियोरेटिकल पार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि स्कीम्स और एक्ट से हमारा काम बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर 5-6 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप लगा के चलो कि 50-50 इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है कि 3 थ्योरी से एंड 3 एक्ट या स्कीम से। एंड एक्ट और स्कीम्स भी इतनी ज्यादा है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या आपको याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है। तो थ्योरी थोड़ी सी है, इसको अच्छे से देख लेना। तो कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने बोला है सोशल सिक्योरिटी का क्या रोल था, कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनको यहाँ पर उन्होंने सेंस कर लिया था कि यार जो कंडीशंस हैं यहाँ पर, क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया है, कॉटन मिल स्टार्ट हो गई थी बॉम्बे में एंड जूट मिल स्टार्ट हो गई थी बंगाल में। तो यहाँ पे उनको लग गया था कि क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम चालू हो गया है तो यहाँ पर इट्स टाइम की वर्किंग क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन को कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाने बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर जो भी वर्किंग कंडीशन, हमने जब लेबर लॉ किया था मैंने आपको तभी वहां पे बताया था कि जो आपकी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ही इनह्यूमन थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो हमारा वैसे ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम आउट हो गया था, तो उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उनको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने में। तो यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि अगेन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि अगेन वर्किंग कंडीशंस क्या थी, बहुत ही इनह्यूमन थी, जिसको बोलते हैं अमानवीय थी। मतलब बेसिकली इतने खराब कंडीशन में लोग काम करते थे, अंधेरे में काम करते रहते थे, कोई वर्किंग आवर नाम की चीज ही नहीं होती थी, तो बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था। वर्किंग आवर्स जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ही पुअर थे, और सेफ्टी के लिए तो कोई प्रोविजन ही हुआ नहीं करता था। वर्कर्स वेलफेयर, हॉलीडेज, लीव्स, मेडिकल केयर, इनका कोई पॉइंट ही नहीं होता था, इनको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता था। उसके बाद when the industrialists faced problems of their existence with the growing accidents, क्योंकि देखो कोई सेफ्टी के नाम पे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई प्रोविजन बनाया ही नहीं है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को जो है क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो उनको अपने एग्जिस्टेंस के लिए खतरा सा महसूस होने लगा। तो उनको लगा एंड द फैक्टर्स दैट रिजल्टेड इन ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग द वर्किंग पॉपुलेशन, दे फेल्ट दैट देयर शुड बी सम प्रोटेक्शन टू बी गिवन टू द वर्किंग क्लास। तो उनको लगा कि यार नहीं, अभी दिस इज नॉट वर्किंग, क्योंकि एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारा तो वर्किंग पॉपुलेशन ही पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। नाउ इट्स टाइम कि उनको किसी तरीके की कोई ना कोई प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। दिस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द इनैक्टमेंट ऑफ फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855, बट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर हाईली इनएडिक्वेट। अगेन देखो इतने पुराने टाइम का कोई एक्ट बना हुआ है, तो यू कैन इमेजिन इतना 100 200 साल पुराने ऐसे इतने बने हुए 150 साल जो है 150 साल पुराने ऐसे एक्ट्स इन्होंने फ्रेम किए हुए थे, तो उसमें फ्रेम कर दिया, पता ही नहीं होता था प्रोविजंस कैसे क्रिएट करने हैं, क्या क्या पॉइंट्स को कवर करना है। प्रोविजंस बनते भी थे तो वो मेक श्योर करते थे कि हमारा काम डिस्टर्ब ना हो इन सबसे। तो अगेन एक्ट बना दिया लेकिन उसके प्रोविजंस बहुत ही इनएडिक्वेट थे। द पीरियड between 1919 to 1941 is worth noting in the history of social security in the colonial India। उसके बाद वो बोल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 had a tremendous impact on the attitude of government and the society towards labor। वी ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफी सारी सरकारों को समझ में आ गया था कि यार ये तो हमने हमारे वर्कर्स को, हमारे लेबरर्स को बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से ट्रीट किया है। इनफैक्ट ये हम लोग बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं टॉपिक। तो विद द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज द वर्ल्ड टर्न टू पीस एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इतने ज्यादा शत्रुता के बाद, इतने ज्यादा घृणा के बाद, इतने ज्यादा एंगर के बाद जो है उसको एंड कर दिया गया, एंड जो वर्ल्ड था वो एक पीस और रिकंस्ट्रक्शन में जो है बेसिकली शांति में और पुनर्निर्माण की तरफ जो है वो चल पड़ा। एंड मैंने आपको बताया कि इससे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किसका जन्म हुआ था, ILO का, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उसके अलावा ILO अडॉप्टेड एज मैनी एज 17 कन्वेंशंस, तो इसने बहुत तरीके से जो है सम्मेलनों को अपनाया। उसके अलावा विच लेटर ऑन इंक्रीज टू 28 सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशंस, but of all the conventions the significant one is the convention number 102 concerned with the minimum standard of social security। तो इसका जो 102 कन्वेंशन है वो क्या बोलता है, कंसर्न क्या है उसका, कि सोशल सिक्योरिटी के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। ये पॉइंट इसने यहाँ पे बोला था। अब ये कॉलोनियल पीरियड की बात हो रही थी यहाँ पर। नाउ विल सी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का क्या सीन था वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द लेबर वेलफेयर मूवमेंट अक्वायर्ड न्यू डायमेंशन। आपको पता है कि वैसे भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि
इंडिपेंडेंस के बाद तो वैसे भी कोई भी एक्ट नहीं थमा, एक के बाद एक फैक्ट्रीज एक्ट इनफैक्ट 1948 का था जो ट्रिमेंडस उसमें चीजें मेंशन है, आज तक कहीं ना कहीं हमारा वही जो है चलता रहता है। लेकिन अब तो खैर कोड्स आ चुके हैं, तो सारे जो ऐसे वाले एक्ट्स हैं इनको क्लब कर दिया गया है, टू रिप्लेस कर दिया गया है बाय द कोड्स। लेकिन अगेन एग्जिस्ट तो अभी तक वही करे, तो कोर्स 2019 में चलना शुरू हुआ है, वो भी अब जाके इम्प्लीमेंट ढंग से हुआ नहीं है, बट उसका भी प्रोसीजर अब काफी हद तक अप्रैल में पूरा हो जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस तो लेबर वेलफेयर जो था मूवमेंट, इसका एक अलग ही डायमेंशन हमें देखने को मिला। It was realized that labor welfare had a positive role to play in increasing productivity and creating harmonious relations between employers and workers। तो उन्होंने बोला कि लेबर वेलफेयर जो है, अगर हम लोग बोलते हैं ना कि यार उनका कल्याण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली देखो हमेशा वही पॉइंट होता है कि काम हमारा सिर्फ दिमाग लग रहा होता है अगर हम एम्प्लॉयर लेवल पे है, बट फिजिकली उसको कौन एक्चुअली मदद कर रहा है हमें अचीव करने में, वो है हमारा आगे लेबर। तो हमारा लेबर खुश होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा काम भी अच्छे होगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा था कि उनको इंडिपेंडेंस के बाद ये रियलाइज हो गया था कि लेबर वेलफेयर जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारे एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच का जो रिलेशन है वो हार्मोनियस रहे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर लेबर की कल्याण की हम लोग बात शुरू करें। कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइम टू टाइम आपको पता है बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया, जिसमें मेन फोकस किस पे था, सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे था। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स डीपीएसपी, जो मैंने आपको बात अभी हमने डिस्कस किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी which guides the state in ensuring a social order for the promotion of welfare of the people and securing adequate means of livelihood। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डीपीएसपी 36 से 51 के जो हमारे आर्टिकल्स हैं, वो उनका मेन मुद्दा यही रहता है कि किस तरीके से जो है हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग उनको एक अच्छा सिक्योर लाइवलीहुड प्रोवाइड करा सके, उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए काम करते रहे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने एक विजन सेट किया दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो इनका विजन क्या है कि लोगों को एक सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी या सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जो है प्रोवाइड कराई जा सके। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन द कंट्री। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विजन enshrined in the constitution depends on the policies that the government at the central and state levels followed in subsequent years। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ये जो इन्होंने विजन बनाया था डीपीएसपी के अंडर, ये इनको ऐसा नहीं है कि जी हमने विजन कर लिया है और इसको भाई अचीव कर लो, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो उन्होंने धीरे धीरे सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जितनी भी पॉलिसीज बनी है गवर्नमेंट के थ्रू, धीरे धीरे ही जो है इनका ये विजन और ज्यादा क्लियर और ज्यादा जो हम कहते हैं ना कि चमक गया, या जिसका दृष्टि जो है थोड़ी और क्लियर हो गई है। वो तो टाइम टू टाइम हो रहा है, सब्सिक्वेंट ईयर्स के साथ हो रहा है, बट डेफिनेटली श्योरली हो रहा है धीरे धीरे इस चाहे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा ब्रीफिंग दिया मैंने इंडिया के रिगार्डिंग, बट ओवरऑल जो एक ओवरव्यू है वो थोड़ा लेटर ऑन देखेंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में कैसा हिसाब है, देखो इंडिया में आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम है दैट टू केयर ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नीड्स। हाउएवर राइज ऑफ माइग्रेशन, आपको पता है कि हम लोग अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बेसिकली शहरीकरण हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, वो हम कहते हैं ना कि सिर्फ फादर मदर एंड उनके आगे 2 बच्चे जो होते हैं, एक बच्चा होता है, यही एक पूरे घर में रह रहे होते हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली वाला जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है खत्म हो गया है। एंड डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम पूरा का पूरा डिक्लाइन हो चुका है, हेंस वी नीड अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो पहले सोशल सिक्योरिटी का कैसा सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इसलिए सोशल सिक्योरिटी एनीवेज हो ही जाती थी, कोई ना कोई मदद कर ही देता था। लेकिन अब क्या है, सब चीजें चेंज हो गई है। पहली बात तो माइग्रेशन से हम लोग अपने जहाँ पे हमें लोग जानते हैं उस जगह को छोड़ के हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू जगह पे आके रहने लग जाते हैं, हमें कोई जानता ही नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजें डिक्लाइन हो रही हैं, इसकी वजह से जो है एक फॉर्मल सिस्टम होना बहुत ही जरूरी बन गया है हमारे लिए इंडिया में, अगर मैं बात करूँ तो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। देखो मोर और लेस सारी स्टेटमेंट, सारी डेफिनेशंस में घूम फिरा के एक ही पॉइंट आता है, क्योंकि हम लोग एक ही टॉपिक की बात करें, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। इतने सारे कमिटीज ने अपनी खुद की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, बट अगेन पॉइंट सबका एक ही है कि लोगों को लॉस हो, मदद देनी है,
उनको किसी भी तरीके की बेनिफिट की जरूरत हो वो उनको देना है। घूम फिरा के सारा पॉइंट वही है। पहला जो है आपके पास दैट इज बेवरेज कमेटी। तो इन्होंने क्या दिया, किसने है, पहली बात तो विलियम बेवरेज, पूरा नाम है विलियम बेवरेज कमेटी। इन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी क्या है, 1942 में इन्होंने दिया था डेफिनेशन, द सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम टू टेक प्लेस ऑफ द अर्निंग्स व्हेन दे आर इंटरप्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली क्या है, इनकम की सिक्योरिटी है अगर इन एनी केस इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है या अर्निंग्स जो है इंटरप्ट हो जाती है, किस वजह से, बाय अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी सिकनेस या एक्सीडेंट की वजह से, टू प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट थ्रू एज, टू प्रोवाइड अगेंस्ट द लॉस ऑफ सपोर्ट बाय डेथ ऑफ अनदर पर्सन एंड मीट एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर सच एज दोज कंसर्न विद बर्थ, डेथ एंड मैरिज। तो ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे कवर किया है कि यहाँ पे वो सिर्फ उन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट बोला है, दैट इज इनकम। उन्होंने बोला है कि किसी भी तरीके से आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो आपकी सिकनेस की वजह से हो, चाहे वो आपके अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो, चाहे वो सडन किसी की डेथ की वजह से हो, या फिर अगर आपका कोई भी एक्सेप्शनली एक्सपेंडिचर बन गया है, चाहे वो डेथ की वजह से हो, चाहे वो बर्थ की वजह से हो, चाहे वो मैरिज की वजह से हो, किसी भी लेवल पे आपका इनकम अगर इंटरप्ट हो रही है तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि सोशल सिक्योरिटी में उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद फर्दर इन्होंने इसको कंटिन्यू करते हुए बोला है, it further said that the objective of social security is to fulfill the need to abolish want by ensuring that every citizen willing to serve according to his abilities should have sufficient income to meet his responsibilities। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य ये है, ये सुनिश्चित करना है कि उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। तो यही उन्होंने बोला है, जो विलिंग टू सर्व है वो डेफिनेटली वो फुलफिल एबिलिटीज को फुलफिल कर सके, एंड वो किसके हिसाब से होना चाहिए ताकि उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरी हो, एंड कभी कैसे कर पाएंगे, अगर उनके पास सफिशिएंट इनकम होगी। बेसिकली इवेंचुअली उनका सारा पॉइंट जो है इनकम के ऊपर ही उन्होंने मेंशन किया है। इनकम है, गुड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करे, उनके पास सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए है। इन केस किसी भी वजह से यही इनकम जो है इंटरप्ट हो जाती है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन जो है दी है नेशनल कमीशन ऑन लेबर के, लेबर ने दी है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। तो इन्होंने डिफाइन किया है सोशल सिक्योरिटी को एज सोशल सिक्योरिटी एनवाइजेज दैट द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी शैल बी प्रोटेक्टेड बाय कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट सोशल रिस्क causing undue hardships and deprivations to individuals whose primary resources can seldom be adequate to meet them। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर उन्होंने जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमें सोशल सिक्योरिटी बेसिकली यहाँ पर क्या है उसको परिभाषित करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो आपका प्रोटेक्शन जो आपको देना है वो कलेक्टिव एक्शन हो। ये नहीं कि कोई एक इंसान जो है लगा हुआ किसी को मदद करने के लिए। सोशल रिस्क के अगेंस्ट अगर आपको कोई भी प्रोटेक्शन देनी है तो ये कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए है, ताकि अगर कोई भी किसी भी तरीके की हार्डशिप से गुजर रहा है या कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने प्राइमरी सोर्स से डिप्राइव है वो उसको जो है एडिक्वेट उसको जो है प्रोवाइड करा सके, उसको हम लोग उससे मिलवा सके। तो ये उन्होंने बोला है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने टर्म क्या यूज किया है कि जो भी एक्टिविटी हो वो कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए है। It based its definition on the idea that citizens who have contributed to country's welfare should be given protection against uncertainties। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि जो हम लोग कलेक्टिव एक्शन की बात कर रहे हैं, जिन भी लोगों ने, सिटीजन्स ने किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के वेलफेयर के लिए, उनको तो श्योरली एंड शॉर्टली जो है यहाँ पर उनको इस कोई भी अगर अनसर्टेनिटी हो जाती है तो हमें यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करवाना चाहिए है। तो अब देखो हमने दो डेफिनेशंस की हैं, हर जगह कोई ना कोई कीवर्ड निकल के आ रहा है, तो इस कीवर्ड को ही आपको पकड़ना है ताकि आपको एग्जाम में ध्यान रहे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्या है। उसके बाद देखो फ्राइड लैंडर की उन्होंने डेफिनेशन दी है। ओके, ध्यान से इसको देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दी है फ्राइड लैंडर की। तो इन्होंने डिफाइन किया है सोशल सिक्योरिटी को एज अ प्रोग्राम ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी अगेंस्ट दीज कंटिजेंसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो इन्होंने क्या बोला है कि देखो सोशल सिक्योरिटी कोई एक टॉपिक नहीं है, इन्होंने बोला है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है कंटिजेंसीज जो है मॉडर्न लाइफ की यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखो फ्राइड लैंडर ने क्या बताया है, कंटिजेंसीज बताई है जिनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो कीवर्ड आपको मिल गया है, एंड वो पॉइंट्स क्या होंगे, घूम फिरा के वही होती हैं बातें, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिपेंडेंसी अगर हम किसी पे निर्भर रहते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अगेंस्ट विच द इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली बाय हिज ओन एबिलिटी ऑफ फोरसाइट। अब देखो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन तभी प्रोवाइड करानी है
अगर वो पर्सन जो है अपने आप को एंड अपनी फैमिली को जो है इस अनफोर्सीन या इस घटना से खुद को नहीं बचा सकता है और अपनी फैमिली को बचा नहीं सकता है, इन दैट केस ही हमें जो है यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, आगे देखिए। दो ये लास्ट में वीवी गिरी है एंड सिनफील्ड है, इनको देख लेते हैं। तो वीवी गिरी में इन्होंने क्या बोला है, वीवी गिरी डिफाइंड सोशल सिक्योरिटी एज सोशल सिक्योरिटी इज अ मेजर डायनेमिक कॉन्सेप्ट है विच इन्फ्लुएंसेस सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक पॉलिसीज। इट इज अ सिक्योरिटी दैट द स्टेट फर्निशेज अगेंस्ट द रिस्क विच एन इंडिविजुअल ऑफ स्मॉल मीन्स कैन नॉट स्टैंड अप बाय हिमसेल्फ। तो बेसिकली अगेन पॉइंट फिर वही बात है घूम फिरा के कि वो इंसान जो खुद से जो है अपने खुद से खुद खड़ा नहीं कर सकता है, उनको जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इंडिविजुअल और स्मॉल का मतलब है जिसके पास छोटे साधन हो, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं हो। तो यहाँ पे टर्म क्या है हमारे पास, कीवर्ड क्या है, इंडिविजुअल ऑफ स्मॉल मीन्स। देखो कहीं पे भी हमने ये टर्म यूज नहीं, ऐसे वाले वर्ड यूज नहीं किए हैं। तो अगेन घूम फिरा के देखो बात तो उतनी सी ही है, लेकिन हर जगह कीवर्ड है। जैसे यहाँ पे है इंडिविजुअल ऑफ स्मॉल मीन्स, जिसके पास साधन छोटे हैं एंड खुद को वो खड़ा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखो लास्टली हमारे पास है यहाँ पे सिनफील्ड। सिनफील्ड में वो क्या बोल रहा है, इट डिफाइंड सोशल सिक्योरिटी एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ रिसोर्सेज। तो कंप्लीट प्रोटेक्शन है अगेंस्ट दी लॉस ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी भी तरीके से हमें नुकसान हो जाता है, हमारे संसाधनों का नुकसान हो जाता है, तो हमें उसके बदले में कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जाएगी, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए है। दैट इज जो सिनफील्ड ने डेफिनेशन दी है। तो कुछ 4-5 डेफिनेशन है, कुछ की वर्ड्स हैं, इनमें इनको ध्यान से देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, देर से बात कर सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है इसकी, वो यहाँ पे एक बार कवर कर लेते हैं। तो जो एम और ऑब्जेक्ट जो है वेलफेयर एक्टिविटीज का इज अ पार्टली ह्यूमनिस्टिक, मतलब ये आंशिक रूप से मानवतावादी है। टू एनेबल द वर्कर्स टू एंजॉय अ फुलर एंड रिचर लाइफ। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे वर्कर्स को हेल्प करना है या उनको बताना है कि आप भी अपनी लाइफ को फुलर और रिचर तरीके से जी सकते हो। अगर वो यही सोचता रहेगा जी मेरे पास तो पैसा जिंदगी जीने के लिए नहीं है, तो मेरा एंजॉय करने का तो मतलब ही नहीं है, तो अगेन उनको इस चीज से बाहर निकालने के लिए जो है इन्होंने इस तरीके से इसकी आवश्यकता से सोशल सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। The relevance and necessity of welfare work in India can be easily realized if one observes the pitiable working conditions of worker in this country. तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसकी जो भी रेलेवेंस जो है या इसकी जो भी नेसेसिटी है वो हम तभी समझ सकते हैं कि अगर कोई जो वर्किंग कंडीशंस जो है वर्कर्स की उनसे एक्चुअली रिलेट कर सकता है ना, तभी वो इसकी नेसेसिटी को, इसके रेलेवेंस को समझ सकता है। पिटेबल का मतलब है ये कि जो भी बहुत ही खराब तरीके वाली है, वो पिटी कंडीशन जो है, अगर आप उसको समझ सकते हो, उसे रिलेट कर सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका रेलेवेंस और इसकी नेसेसिटी क्या है। अ स्टेबल एंड एफिशिएंट लेबर फोर्स कैन नॉट बी बिल्ट विदाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन ऑफ देयर लाइफ एंड वर्क इन इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक स्टेबल और एक एफिशिएंट लेबर फोर्स जो है हम लोग तब तक बिल्ड नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग उनकी लाइफ जो उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे। तब तक हम एक अच्छे से एक स्टेबल, जिसको बोलते हैं ना कि स्थिर और कुशल तरीके से जो है हम लोग हमारे लेबर से काम नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट देख, द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी डिपेंड्स ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लेबर। देखो सिंपल सी चीज है, हमने इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना दी है, लेकिन हम अपने लेबर्स को खुशी नहीं रख पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्टिव वे से, एफिशिएंट वे से काम नहीं कर पाएंगे। जब हमारी कम्युनिटी, जब लेबर्स काम ही नहीं करेंगे तो हमारी कम्युनिटी कैसे डेवलप होगी, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तभी इवेंचुअली कोई जो कस्टमर उसको खरीद पाएगा। तो काइंड ऑफ कहते हैं ना एक हायरार्की बनी हुई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसीलिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमें कम्युनिटी को डेवलप करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके साथ साथ हमारे लेबरर्स भी डेवलप हो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क इज बियॉन्ड द स्टेज ऑफ डिबेट। अब देखो लेबर का वेलफेयर, कल्याण जो है, इसमें हमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, कोई भी इसके लिए हमें डिबेट के स्टेज की जरूरत नहीं है, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन इन ऑल इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज। आप इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एडवांस कंट्रीज कैसे बनी है, क्योंकि उन्होंने मेक श्योर किया है कि उनके जो जितने भी लेबर्स हैं वो अच्छे तरीके से, एफिशिएंट वे से अपनी वर्किंग कंडीशंस को सुधारें, अपनी वर्किंग कंडीशन में अच्छे से खुद को ढाल लें। तो वर्किंग कंडीशन भी तभी ढाल सकते हो अगर वो अच्छी हैं, खराब होंगी तो कोई कैसे उसको ढाल पाएगा।
उसके बाद लेबर वेलफेयर जो है एक बहुत ही वाइटल पार्ट है ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नाउ डेज अटैचेज मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एंगल। एक्चुअली द पॉइंट इज, पहले हम लोग सिर्फ काम करवा लेते थे, हमें लगता था जी हम पैसे दे रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं, बट अभी जो है कंसेप्ट कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब इसमें इन्होंने ह्यूमन एंगल दे दिया है, यार वो भी तो मानव हैं, उनको भी तो कोई भी इतने खराब वर्किंग कंडीशन में अगर हम जी रहे होते तो क्या हम काम कर पाते। तो ऐसे जो है बड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है इनमें ऐड कर दिए हैं, जिससे क्या है हम लोग टाइम टू टाइम उनको रियलाइज करवाएं कि यही सेम कंडीशन में आप भी हो सकते थे। अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो तो ही दूसरे से एक्सपेक्ट करो कि वो भी उसी सेम कंडीशन में काम करे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, it increases the productivity as well as productivity efficiency of the workers and induces in them a new spirit of self realization and consciousness। हमेशा मैं आपको यही बोलती हूँ कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, मैं तब तक काम कर पाऊंगी जब तक मैं मुझे एक मेरा वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, मुझे मॉनेटरी टर्म पे पैसे अच्छे मिल रहे हो। बेसिकली क्या होगा, अगर मेरे साथ ये सारी चीजें मेरे पक्ष में होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली मैं सेल्फ रियलाइज कर पाऊंगी, मैं खुद से जो है मेरे अंदर एक नई स्पिरिट होगी काम करने की। अच्छा, संडे के बाद जो है मंडे हमारा उठने का मन है, शेट यार वर्किंग डे एंड ऑल, तो हमारे मन में क्या होगा, अगर मेरा वर्किंग कंडीशन अच्छा है तो नेक्स्ट मंडे आने पे मुझे कभी भी वो नहीं होगा कि काम करना एंड ऑल, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ऑटोमेटिकली जो है वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो मेरी कम्युनिटी भी डेवलप करेगी, क्योंकि अगेन मेरे एक अच्छे खुशी खुशी काम करने से पूरा का पूरा काम जो है एक स्मूथ फ्लो के साथ चलता रहेगा। वेलफेयर एक्टिविटीज कैन गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग द वर्कर्स कंटेंटेड। द नीड ऑफ लेबर वेलफेयर वॉज स्ट्रांगली फेल्ट। अभी किसको ज्यादा महसूस हुआ था? रॉयल कमीशन को फील हुआ था ऑन लेबर एज फार बैक इज इन 1931 की बात है, when the Royal Commission on Labour stated that the benefits which go under this nomenclature are of great importance to the worker and which he is unable to secure by himself। nomenclature का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं ना कि नामकरण, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि ये चीजें स्टेबल होती रहे एंड वो चीजें वो खुद से अटेन नहीं कर पा रहा है और हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली बंदा खुशी खुशी यहाँ पर जो है काम करने लगता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि बेनिफिट्स जो हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो चीजें वो खुद से सिक्योर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो है रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने जो है 1931 में ये स्टेटमेंट उन्होंने बेसिकली दी थी। नाउ इस सेशन का हम लोग लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एसोसिएशन। थियोरी पार्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि टाइम टू टाइम देखो डेफिनेशंस अलग थी, लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज थी और एसोसिएशंस जो थे वो बनाई गई थी लेबर वेलफेयर को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, कि बेसिकली हर लेवल पे देखो आपको पता है कि जैसे भगत सिंह थे तो उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ही हर तरीके से जब हम कोई और पर्टिकुलर मुद्दे की बात करते हैं तो टाइम टू टाइम किसी ना किसी की कोई ना कोई इनिशिएटिव होती है, डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है उस चीज को और ज्यादा फर्दर आगे ले जाने में। तो सेम तरीके से लेबर वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे एक्टिविस्ट्स और एसोसिएशंस जो थी बनी हुई थी, जिन्होंने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए थे चीजों को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ससीपाड़ा बैनर्जी इनिशिएटिव की। ध्यान से देख लो, ये वेलफेयर जो थी फर्स्ट नॉन इंस्टेंस थी इस लेबर वेलफेयर अटेम्प्ट के ऊपर। एनीवेयर इन इंडिया वाज द रोल प्लेड बाय दी ब्रह्मो समाज रिफॉर्मर ससीपाड़ा बैनर्जी, नाम मेंशन कर दिया है। बेसिकली फर्स्ट ऐसी जो नॉन चीज है हमें पता है जिन्होंने पहली बार ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया था। इन्होंने काम जो है लेट 1860s एंड 70s में जो है इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने क्या किया था, बैनर्जी ने अपनी एनर्जी को कंबाइन किया था फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। अब इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इन्होंने वुमेन के लिए, मैन के लिए तो देखो हर कोई करता ही है, लेबरर है, वर्कर है, काम करना है। इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि वुमेन को जो है उनको अच्छी से एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके एंड पुट एफर्ट्स फॉर वेलफेयर ऑफ मिल वर्कर्स एट दी बरनगर जूट मिल। तो इन्होंने जो है पूरी कोशिश की थी कि बारनोगोर में जो है एक जूट मिल थी, उनके वहां पे जितने भी मिल वर्कर थे उनके वेलफेयर के लिए भी इन्होंने अपनी पूरी की पूरी मेहनत जो है यहाँ पर लगा दी थी। ही स्टार्टेड सेवरल नाइट स्कूल्स फॉर वर्किंग पीपल। इन्होंने जितने भी वर्किंग पीपल जो काम करते हैं लोग, कामकाजी लोग थे, उनके लिए नाइट स्कूल भी इन्होंने चलाने शुरू किए थे। एक वर्किंग मैन क्लब भी शुरू किया था, सेविंग बैंक इन 1871 एंड अन्ना बैंक इन 1871। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है स्टार्ट की थी। उसके बाद ही एस्टैब्लिश्ड अ बंगाली मंथली जर्नल, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, भारत सरामजीबी नाम से इन्होंने जो है एक बंगाली मंथली जर्नल निकाला था 1874 में। अब देखो ये जो मैं पॉइंट्स आपको बोल रही हूँ इसमें कुछ भी डिस्कशन जैसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है
कि बंगाली जर्नल का नाम क्या था, एक्टिविस्ट का नाम क्या था। सारी चीजें आपको खुद से ध्यान रखनी, क्योंकि इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है, कि पुरानी हिस्ट्री की कुछ बातें हैं, इसको ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो इन्होंने एक वर्कर्स के लिए इंस्टीट्यूट भी बनाया था, कहाँ पे, बर्नोगोर में, यानी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की बेसिकली एक सिटी है, इसको ध्यान रखना। उसके अलावा उनका एम जो था वो क्या था कि डेवलप करना है हैबिट्स ऑफ थ्रिफ्ट, इंडस्ट्री एंड टेम्परेंस अमंग द वर्किंग क्लास। तो इन्होंने क्या बोला था कि काइंड ऑफ एक रोमांच क्रिएट करके रखना, उद्योग और स्वभाव की जो आदतें हैं उनमें बेसिकली विकास करना है, ताकि वो काम को अच्छे से समझ सके। ही वर्क फॉर इम्प्रूविंग दी मॉरल एंड मटेरियल कंडीशंस ऑफ दी वर्किंग क्लासेस। तो इन्होंने क्या किया कि जो मॉरल और मटेरियल कंडीशंस जो है इनकी, मटेरियल कंडीशंस का मतलब क्या है, जो हमारी काम करने के एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। मैं अपनी सीट पर बैठी हूँ, मुझे पता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, तो अगर मेरी सीट कंफर्टेबल नहीं होगी तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी। दिस इज अ मटेरियल कंडीशन। मॉरल कंडीशन में जिस थॉट प्रोसेस के साथ आपके सामने बैठी हूँ, तो ये भी मेरा बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है, वो बताना है। तो मेरे मॉरल कंडीशन भी बिल्कुल करेक्ट है, मेरा मटेरियल कंडीशन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ही वो टाइम टू टाइम काम करते रहते थे। ही वॉज मूव्ड बाय अ डीप कंसर्न फॉर द प्लाइट ऑफ द वर्कर्स। तो उनकी दुर्दशा को देखते हुए जो है बहुत ज्यादा वो कंसर्न रहते थे। नेक्स्ट देखो, मोहम्मदन एसोसिएशन। टाइम टू टाइम जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जाते थे, फिर डेफिनेटली उनकी कुछ ना कुछ बातें सुन के कोई ना कोई और इंसान जो है उनके अंदर भी वो इनिशिएटिव लेने की लगी रहती थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर रहे हैं मोहम्मदन एसोसिएशन की। ये एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन्होंने प्रॉपर क्रिएट की थी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लेबरर्स वॉज दी मोहम्मदन एसोसिएशन। तो बेसिकली ऐसी पहली एसोसिएशन थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसने कॉलोनियल पीरियड के टाइम जो है लेबरर्स के इंटरेस्ट के लिए कुछ काम किया था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1895, ठीक है, 1895 में इसको फॉर्म किया गया था। किसके थ्रू, जो मोहम्मदन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, इनका नाम एक्चुअली में क्या था, काजी जाहिर उद्दीन अहमद जो है इनका पूरा नाम था। एक नॉन बंगाली मुस्लिम क्लर्क थे जूट मिल में इन कनकिनारा, ठीक है। द एसोसिएशन रेज्ड सब्सक्रिप्शन फॉर द पर्पसेस ऑफ चैरिटी। तो बेसिकली क्या करते थे ये एसोसिएशन जो है, चैरिटी बेसिकली रेज करती थी, एंड असिस्टेड द वर्कर्स इन केसेस ऑफ सिकनेस एंड और इफ एन ऑपरेटिव हैड टू बी सेंट होम। तो बेसिकली क्या है कि ये चैरिटी रेज करते थे, ऑल्सो टाइम टू टाइम वर्कर्स को असिस्ट करते रहते थे, अगर किसी भी तरीके की कोई सिकनेस होती थी, अगर किसी को घर भेजना होता था, तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे लोग कवर करके रखते थे। नेक्स्ट देखो, स्वदेशी मूवमेंट। अब उसमें आपको ईयर ध्यान रखना है, वो उनका बेसिक काम क्या था, वो मेनली उनका काम चैरिटी से रिलेटेड था, चैरिटी के थ्रू फंड वो रेज करते होते थे। उसके बाद है यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट। ये बहुत ही एक बेसिक सा है, हमने टाइम टू टाइम बहुत बार सुना है। यहाँ पर देखो स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि 1905 से 108 की बात है। सिग्निफिकेंट लेबर प्रोटेस्ट जो थे ऑर्गेनाइज किए गए थे, जनरली फॉलोड बाय एफर्ट्स टू फॉर्म अ लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड यूनियंस बाय मिडिल क्लास फिलोंथ्रोपिस्ट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने टर्म दिया है फिलोंथ्रोपिस्ट। क्या होता है इसका मतलब, वो लोग जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं उनको फिलोंथ्रोपिस्ट बोलते हैं हम लोग। उसके बाद सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेड अटेम्प्ट्स to solve the difficulties faced by the workers and employees arising from conflicts with their capitalist employers through the use of strikes। तो बेसिकली क्या है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो है बहुत सारे अटेम्प्ट्स क्रिएट किए थे, बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो उन्होंने कोशिश किए थे कि जो भी डिफिकल्टीज जो है वर्कर्स या एम्प्लॉयज फेस कर रहे हैं उसको वो सेटल डाउन कर सके। लेकिन यहाँ पे उन्होंने किस चीज का यूज किया था, उन्होंने यहाँ पे यूज किया था स्ट्राइक्स का। जो प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे थे उसको उन्होंने स्ट्राइक के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो बॉम्बे में एसएस बंगाली, अ पारसी जर्नलिस्ट जो थे, एंड एनएम लोखंडे, बहुत बार हमने इनका नाम सुना है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, वर इन्वॉल्व इन ए लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज। तो ये जो है दो मेन लीडिंग पर्सन थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। बोथ ऑफ देम वर कंसर्न्ड विद ग्रीवेंसेज ऑफ लेबर एंड एजिटेशंस फॉर लॉज टू रेगुलेट फैक्ट्री आवर्स। तो इन्होंने का मेन जो गुस्सा था वो क्या था, यार तुम टाइमिंग्स तो सही रखो, वर्किंग का आवर्स जो है तुम्हारे उसको तो सही रखो। तो उनका मेन जो है फैक्ट्री आवर्स को लेके जो है आक्रोश जो है बना रहता था। द बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ एनएम लोखंडे टू गिव एक्सप्रेशन टू वर्कर्स फीलिंग्स फॉर रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स एंड अ वीकली हॉलीडे। तो इन्होंने एक नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, एसोसिएशन का नाम बताया है, एनएम लोखंडे ने इसको इनिशिएट किया था। रीजन क्या था कि वो वर्किंग आवर्स जो है उनको रिड्यूस कर सके, ऑल्सो वीकली हॉलीडे भी वो इंट्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट देखो, उसके बाद उन्होंने दिया है कामगार हितवर्धक सभा। उन्होंने एक नई एक सभा का नाम है, ध्यान रख लेना, एक पहली ऑर्गेनाइजेशन थी बॉम्बे में
जिसको जिन्हें कंसिडर किया था टू हैव अ ट्रेड यूनियन कैरेक्टरिस्टिक्स वाज द कामगार हितवर्धक सभा। 1909 में इसको फॉर्म किया गया था, फाउंड किया गया था। अ बॉडी दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ कास्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड वेलफेयर वर्क। ठीक है, बेसिकली जो जाति के तौर पर जो है, जाति ओरिएंटेड जो थी, इन्होंने यहाँ पे इमर्ज्ड आउट ऑफ कास्ट ओरिएंटेड वेलफेयर वर्क। क्लियर है। यहाँ पर उसके बाद उन्होंने बोला है दिस सभा स्टार्टेड एज अ ब्रॉड बेस्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रॉड बेस्ड थी उसके ऊपर। ठीक है, एस के भोले, अब ये नाम आपको ध्यान रखना है कि एस के भोले जो है यहाँ पर एक चीफ ऑर्गेनाइजर थे, जो बेसिकली बोलते हैं स्पोक्समैन थे। आप अगर मैं किसी को रिप्रेजेंट करना है तो एक स्पोक्समैन की जरूरत होती है। तो इस सभा के लिए स्पोक्समैन कौन थे? जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे इस पर्टिकुलर सभा के, एस के भोले। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था? स्पोक्समैन थे बेसिकली अनटचेबल्स के और नॉन ब्राह्मण्स के एज वेल एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। मेनली देखो पहले क्या होता था, जो आपके ब्राह्मण होते थे ना, उनको इतना ज्यादा शुद्ध माना जाता था, बाकी जितने भी लोग होते थे उनको अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था, या जो जितने भी नॉन ब्राह्मण होते थे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे वो यही बता रहा है कि ये उनके लिए स्पोक्समैन थे, ऑल्सो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी ये स्पोकमैन थे। उसके बाद इट हैड अ वाइड रेंज ऑफ एम्स। अब इस सभा के बहुत सारे एम्स थे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सिकनेस से रिलेटेड सपोर्ट प्रोविजंस के लिए हो, या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हो, उसके अलावा असिस्टेंस इन रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, एनकरेज करना हो ताकि हम लोग हार्मफुल कस्टम से दूर रहें। हर लेवल पे जो है ये यहाँ पे वो मदद कर रहे थे। ऑल्सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, इट रैन 3 नाइट स्कूल्स एंड कंडक्टेड इवनिंग क्लासेस इन चॉल्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नाइट स्कूल्स भी चालू किए थे और चॉल्स में इवनिंग क्लासेस भी शुरू की थी। ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर, ऐसे नहीं कि ऐसे खाम खाई बैठ गए ABCD सिखा दिया, ऐसे नहीं है। प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर्स बनाए, स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स रखे, फ्री लीगल एड जो थे इन्होंने सिक्योर किए, पब्लिक इश्यूज को भी सॉल्व किया। दे सबमिटेड कंप्लेंट्स टू द एम्प्लॉयर्स, और उसके बाद जितना भी मुद्दे होते थे वो एम्प्लॉयर्स को सबमिट भी करते होते थे, ऐसे नहीं छोड़ नहीं देते थे। समझाया, सिर्फ एम्प्लॉयर्स को समझा के छोड़ते नहीं थे, एम्प्लॉयर्स सब पूरी कंप्लेंट को लेकर भी जाते थे। लास्टली सोशल सर्विस लीग, इनका काम जो है मोर और लेस पहली वाली सभा जैसा ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट स्टॉल वाला, थोड़ा सा रिलेटेड सा ही कंसेप्ट था यहाँ पे। The other welfare organization at work among the Bombay mill workers was the Social Service League, which started its work in 1913. ठीक है, trained and full-time social workers organized the league activities। तो जितने भी trained और full-time social workers थे, उन्होंने इस एक्टिविटी को चालू किया था। अब यहाँ पे नाम आपको ध्यान रखना है, NM जोशी, सोशल वर्कर एंड लेबर ऑर्गेनाइजर जो थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक लीडिंग फिगर की तरह वो काम कर रहे थे। इट वॉज पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट लो वेजेस एंड लॉन्ग आवर्स। तो इनका मुद्दा भी वही था कि काम करने की ड्यूरेशन आपने इतनी रखी, लेकिन आप उनको वेजेस बहुत कम दे रहे हो। द लीग व्यूड पुअर हाउसिंग एंड इनसैनिटरी कंडीशंस एज अनदर मेजर प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स इनमें रखे कि पुअर हाउसिंग एंड इनसैनिटरी कंडीशंस हैं, इसको भी इनको पूरा ये ध्यान रख रहे थे इन चीजों पे। इट सेंट इट्स वर्क, इसने क्या किया, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स को उन वर्कर्स के साथ रहने को बोला कि आप वहां पे रहो, उनके साथ उनकी लाइफ जो है उसको जियो, एंड टू स्प्रेड आइडियाज ऑफ डोमेस्टिक हाइजीन एंड थ्रिफ्ट थ्रू एग्जांपल एंड पर्सुएशन। पर्सुएशन का मतलब क्या होता है, किसी को समझाना, उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज करना कि देखो ये जीने का तरीका है, इसको जियो। तो इन्होंने ये थोड़ा सा इन्होंने यूनिक चीज की थी, इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को उनके साथ रहने को बोला और उन्हें बोला कि साथ में जियो और उनको साथ के साथ जो है उस हाइजीन के, एक अच्छी कंडीशन के जो है महत्व को समझाओ। इट ऑल्सो सेट अप क्रेडिट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव स्टोर्स, रिक्रिएशन एक्टिविटीज लाइक रेसलिंग टू ड्रॉ अवे द वर्कर्स फ्रॉम लिकर एंड गैम्बलिंग। अगेन एक बहुत ही यूनिक मेथड इन्होंने अपनाया था कि इन्होंने सिर्फ समझाया नहीं, लोगों को लिकर और गैम्बलिंग की, या बेसिकली जिसको बोलते हैं पीने की आदत से और शराब पीने की आदत से और जुए से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, रिक्रिएशन एक्टिविटीज शुरू कर दी, मनोरंजक गतिविधियां शुरू कर दी, जैसे रेसलिंग शुरू कर दी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी। इससे क्या था कि उन लोगों का ध्यान इन चीजों से हट जाता था। इट स्टार्टेड स्कीम्स लाइक इवनिंग क्लासेस, स्विंग ग्रुप फॉर women and dispensaries. Impressed with the league activities, mill management gave cash contribution to the league and provided rent-free rooms in the company's chawls. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट था कि इन लीग एक्टिविटीज के जितने भी इन्होंने शुरुआत की हुई थी, इससे इम्प्रेस होकर मिल मैनेजमेंट ने क्या था, इनको कैश कंट्रीब्यूशन दिया था लीग को, ताकि जो है इस चीज को और कंटिन्यू कर सके,
ऑल्सो उन्होंने प्रोवाइड किया था रेंट फ्री रूम्स कंपनी के चौल में, ताकि अपने जो इस पूरे मुद्दे को ये कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पे हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, चाहे वो डेफिनेशंस हो, प्लस हमने यहाँ पे एसोसिएशंस की बात कर ली है, प्लस यहाँ पे नीड्स भी कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट जो है कवर कर लेंगे। यहाँ वहाँ पे जो हम लोग मेन चीज कवर करेंगे दैट विल बी वेलफेयर। ये जो हम लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। ऑल्सो जो हम लोग एक्ट्स और स्कीम्स हैं उनमें क्या क्या एक्ट को हम लोग बाइफरकेट किस हिसाब से करते हैं, ये सारे मुद्दे में हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, उसको वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट और बचा है तो उसमें काफी सारी चीजें वाइंड अप होने से आपको काफी सारा एक विजन जो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग सोशल सिक्योरिटी में पढ़ते क्या क्या है। क्लियर है? तो इस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में, छोटे छोटे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।